बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। कैडम 25 को जनरल एनेस्थीसिया एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, पेन नहीं फील करता यानी कि एनाल्जेसिया, यादाश्त नहीं होती यानी कि एमनीजिया, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन होती है और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होता है। ये बेसिकली सीरियस के डिप्रेशन होते हैं। इसके अंदर बेंजोडाइजेपिन और बारबिटूरेट्स भी होते हैं, लेकिन वो वाले बेंजोडाइजेपिन जिनका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से पेशेंट बेहोश हो और जल्दी से हम सर्जरी कर सकें। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, जो न्यूअर ड्रग्स हैं वो तो फौरी काम कर लेते हैं, लेकिन जो ओल्डर ड्रग्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर जाते हैं। तो हम स्टेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले होती है स्टेज 1 एनाल्जेसिया, जिसके अंदर थोड़ी बहुत अवेयरनेस पेशेंट की कम हो चुकी होती है, यादाश्त भूल चुका होता है, पेन फील नहीं हो रही होती। नंबर 2 होती है डिसइनहिबिशन, थोड़ा सा पेशेंट जरा एक्साइट वगैरह हुआ होता है क्योंकि इसके अंदर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इनहिबिट हो चुके होते हैं। और नंबर 3 होती है सर्जिकल एनेस्थीसिया, इसके अंदर रेस्पिरेशन द्वारा नॉर्मल हो गई है, पेन रिफ्लेक्सेस जो होती हैं वो आपके पास कम हो जाती हैं और हम इसमें सर्जरी कर सकते हैं। और चौथी होती है मेडुलरी डिप्रेशन, इसमें रेस्पिरेशन वगैरह इतनी कम होती है कि पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है। एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल डिपेंड कर रहा होता है आपके पास किस तरह की सर्जरी है। अगर छोटी मोटी सर्जरी है तो उसके अंदर कॉन्शियस सेडेशन करते हैं यानी कि पेशेंट होश में होता है, लेकिन सिर्फ जिस जगह भी सर्जरी की है वहाँ पे हमने बेहोशी की हुई होती है, यानी कि उस जगह को हमने सुन किया हुआ होता है। दूसरा, फिर हम लोग अगर कोई बड़ा सर्जरी का ऑपरेशन करना हो तो फिर हम लोग प्रॉपर पेशेंट को एनेस्थेटिक स्टेट में डाल देते हैं। उसके अंदर इंट्रावीनस ड्रग्स भी दे रहे होते हैं, इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स दे रहे होते हैं मेंटेन रखने के लिए, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी दे रहे होते हैं ताकि पेशेंट पूरी तरह से पुरसुकून हो जब हम सर्जरी कर रहे हों। इस पर पेशेंट को होश नहीं होता, कॉन्शियसनेस नहीं होती, और हम वाइटल साइंस को साथ साथ मेजर कर रहे होते हैं और ईईजी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं ताकि पता चले कि पेशेंट अल्लाह को प्यारा ही ना हो जाए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस जो मुख्तलिफ एनेस्थेटिक्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाए तो भाई सीधी सी बात है कि थ्रेश होल्ड फॉर फायरिंग को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना मुश्किल हो जाए। इसी वजह से इसी तरह से हम सीरियस डिप्रेशन करवाते हैं। अब ये कैसे होगा? हाइपर पोलराइज करना पड़ेगा हमें ताकि एक्शन पोटेंशियल आराम से डेवलप ना हो सके। हाइपर पोलराइज कैसे करेंगे? एक तो मैकेनिज्म ये होता है कि गाबा ए रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करते हैं, क्योंकि गाबा ए भी हाइपर पोलराइज कर रहे होते हैं। इनहिबिटरी रिसेप्टर्स है ना, तो इनहिबिटरी रिसेप्टर को हम सपोर्ट करेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं उनको इनहिबिट करते हैं, तो एनएमडीए रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी होते हैं क्योंकि ग्लूटामेट के आने पे ये कैल्शियम की एंट्री करवाते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाएगा, तो हम एनएमडीए रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं। खासतौर पर ये वाला काम करवा रहा है केटामाइन। गाबा को प्रमोट करने वाले काम कौन कौन करवाते हैं? बेंजोडाइजेपिन्स, बारबिटूरेट्स, एटोमिडेट। अब सारी बात है, बारबी को देखोगे तो प्रपोज तो करोगे ना, प्रोपोफोल, और बारबी को देखे कुछ गंदे लोग जब वो डेट पे ले जाएंगे तो एटोमिडेट, ठीक है। ये सारे आपके पास गाबा पे एक्ट कर रहे होते हैं। ये बारबी बुरबी जो है ना, बारबिटूरेट से, ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए कहा है, ये कोई इसमें कोई किताबी बात नहीं है ये। और उसके अलावा जो इनहेल एनेस्थेटिक्स हैं उनका जो होता है वो एसिटाइलकोलिन के जो निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी ऐड करके कभी काम कर लेते हैं, और ग्लाइसिन रिसेप्टर्स के ऊपर ऐड करके भी काम कर लेते हैं। अलबत्ता ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इनहिबिटरी इफेक्ट्स होंगे, तो ब्रेन में पहले पेन खत्म होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा कॉमे में चला जाता है, यानी कि पेन वाले जो पाथवेज हैं वो पहले इनहिबिट होते हैं, और जो अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस वाले पाथवेज हैं वो थोड़ी देर बाद इनहिबिट होते हैं। तो ये तो होगा आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आते हैं इनहेल एनेस्थेटिक्स की तरफ। एक होता है आपके पास निट्रस ऑक्साइड जो कि गैस फॉर्म में होता है। दूसरे होते हैं हमारे पास कुछ ऐसे लिक्विड जिनको हम वेपराइज कर लेते हैं, इसमें आते हैं हमारे पास हेलोथेन, डेस्फ्लोरेन, एनफ्लोरेन, ये वो सारा कुछ। अब हमने गैस की कंसंट्रेशन देखनी है तो वो पार्शियल प्रेशर में देखेंगे। नॉर्मल जो हम एयर ले रहे होते हैं वो 760 mmHg होती है। अब उसमें जितना ज़्यादा आपके पास ये बढ़ता, अब हम एनेस्थीसिया में ला देंगे, हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर उतना बढ़ गया। मिसाल के तौर पर बंदा इनहेल कर रहा है, उसमें आधी एयर है और आधा हमने एनेस्थीसिया दिया हुआ, तो हम कहेंगे भाई 50% पार्शियल प्रेशर जो है वो एनेस्थीसिया का है, या कह लो कि 760 में से ओवरऑल 760 mmHg होता है ना, तो 760 में से हाफ यानी 380 mmHg जो है वो हमने पेशेंट को दिया है। सही होगी बात। अब कितनी स्पीड से ये एनेस्थेटिक ब्रेन तक पहुंचेगा, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टर सॉल्युबिलिटी। अगर ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा स्लोली पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ना, तो शुरू में तो गैस ब्लड के अंदर डिजॉल्व होती चली जाएगी। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दी थी आप लोगों को एक बार, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। बात डिस्कस ये की थी कि जनाब वाली समझ लो कि ये ब्लड के अंदर ये जो है ना ट्रक, इसमें जितना भी ड्रग चला जाएगा, ये ऊपर से मछलियाँ गिर रही हैं इस ट्रक के अंदर, ठीक है। अब जितनी भी ट्रक के अंदर चली जाएंगी ना वो तो ब्रेन के काम नहीं आएंगी। हाँ, जो फिर ओवरलोड होंगी ना, जो ऊपर भरी पड़ी होंगी, वो जब ट्रक गुजरेगा तो फिर ब्रेन के काम आ जाएगी। सही होगी बात। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर ज़्यादा सॉल्युबल है ड्रग, ज़्यादा तो बड़ा ट्रक है, तो शुरू में तो काफ़ी सारा ड्रग अंदर चला जाएगा, हाँ, फिर जाके कहीं एक्स्ट्रा ड्रग होगा वो जा सकेगा। और अगर छोटा ट्रक है यूं करके, तो इसमें ज़ाहिर वजह थोड़े से ही ड्रग ट्रक के अंदर जा सकेंगे और बाकी सारे ड्रग जो है वो ब्रेन में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी थोड़ी होगी तो ड्रग जल्दी ब्रेन तक जा सकेगा, और अगर ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो ब्लड देर से जा सकेगा। और ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी थोड़ी हो तो उसको हम कहते हैं कि इसका ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट छोटा है। तो ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट छोटा हो तो ज़्यादा जल्दी ड्रग यहाँ तक पहुँचता है, जैसा कि निट्रस ऑक्साइड का। और ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट बड़ा हो तो देर से ड्रग ब्रेन तक पहुँचता है, जैसा कि हेलोथेन वगैरह का। ठीक होगी बात, ये होगी सॉल्युबिलिटी। फिर अगर हम ज़्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ा देंगे एनेस्थेटिक्स का तो ज़्यादा जल्दी एक्शन होगा, क्योंकि जो लंग्स हैं उनके अंदर ज़्यादा, समझ लो कि ये लंग्स है ना, ठीक है, तो ज़्यादा एनेस्थेटिक आ सकेगा।
और अगर वेंटिलेशन रेट को बढ़ा दें यानी जल्दी जल्दी सांस लें तो फिर जारी बात है जल्दी जब अगर ये बार बार खुलना शुरू हो जाएगा तो ज़्यादा मसले नीचे आ सकेंगे ना। तो वेरी सिमिलरली अगर वेंटिलेशन रेट को हम बढ़ा देंगे तो भी ज़्यादा लंग्स में पहुंचेगा। पल्मोनरी ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो लंग से तो एक हद तक एनेस्थेटिक आ रहा है ना। ब्लड फ्लो बढ़ने का मतलब है कि ब्लड तेजी तेजी से वो सारी गैस को ले जाएगा और गैस को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते चला जाएगा, तो ब्रेन तक तो फिर देर से पहुंचेगी ना गैस, तो इसलिए पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा होना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। आर्टेरियल वेनस कंसंट्रेशन, अगर आपके टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जाता चला जा रहा है तो फिर भी इतनी कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि ब्रेन में देर से पहुंचेगा, तो इसलिए आर्टेरियल वेनस आर्टरीज में और वेन्स में एनेस्थेटिक की कंसंट्रेशन में कम फ़र्क हो तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर आर्टरीज और वेन्स में ज़्यादा फ़र्क आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि बेचारी आर्टरीज जो हैं वो लंग से अच्छा वाला एनेस्थेटिक लेके आती हैं और आपके टिश्यूज़ उन एनेस्थेटिक को डिजॉल्व वगैरह कर लेती हैं। सही होगी बात। तो ये आपके पास हो गए कुछ फैक्टर्स। फिर एलिमिनेशन की बात की जाए तो जैसे गैस आई थी उसी तरह से ये गैस के थ्रू ही यानी कि एक्सहेल होकर ही निकल जाती है, ब्रेन में से वापस ब्लड में जाता है, ब्लड में से वापस लंग्स में और लंग्स में से निकल जाता है। तो ये सिंपल सी बात है। और जो फैक्टर्स थे इफेक्ट करने के यही सेम फैक्टर्स होते हैं निकलने के भी, यानी कि अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी तो हमने कहा था कि भाई ब्लड में ज़्यादा जा रहा है, स्लोली एक्शन हो रहा होगा, तो वेरी सिमिलर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो स्लोली एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो ये सारी फैक्टर सेम रहेंगे। वेंटिलेशन रेट ज़्यादा है तो तेज़ी से एलिमिनेट होगा, ब्लड फ्लो, वो सारे फैक्टर सेम रहने हैं। ओके ओके बात। और हेलोथेन के बारे में कह रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत मेटाबोलाइज भी हो रहा होता है और उसके मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो हेपाटोटॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन। ये बेसिकली पोटेंसी ऑफ ड्रग बताता है। ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है कि अगर इतनी कंसंट्रेशन होगी तो 50% लोगों के अंदर एनाल्जेसिया कॉज हो जाएगा, यानी कि पेन फील नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं मिनिमम एल्वेओलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन। ये पोटेंसी ऑफ ड्रग बताती है। पोटेंसी का फॉर्मूला होता है पोटेंसी इज इक्वल टू 1/मैक, यानी जितनी कम कंसंट्रेशन इफेक्ट कर पा रही है उतनी ज्यादा पोटेंसी है ड्रग की। सही। अब जो NO होता है वो ऑल्दो बहुत रैपिडली एक्ट करता है, लेकिन NO की पोटेंसी बहुत थोड़ी होती है, यानी कि बहुत हाई डोज चाहिए होता है हमें NO ब्रेन में एनाल्जेसिया कॉज करवाने के लिए। तो सीधी सी बात ये कि मैक हाई होता है NO का, और दूसरी तरफ जो आइसोफ्लोरेंस वगैरह है उनका मैक लो होता है। मैक को कौन कौन से फैक्टर्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम कंसंट्रेशन जो है, प्रेगनेंसी है तो थोड़ी कंसंट्रेशन से काम चल जाएगा, एल्डरली पेशेंट है थोड़ी कंसंट्रेशन से काम चल जाएगा, यंग लोग हैं तो थोड़ी कंसंट्रेशन से काम चल जाएगा। दूसरी तरफ अगर हाइपरथर्मिया है या कोकेन टॉक्सिसिटी है या क्रोनिक एथेनॉल अब्यूज़ कर रहा है बंदा तो ज़्यादा कंसंट्रेशन देनी पड़ेगी हमें काम चलाने के लिए। सही होगी बात। और अगर दो एनेस्थेटिक्स दे रहे हैं तो दोनों की कंबाइंड कंसंट्रेशन भी देखी जा सकती है, यानी कि 0.5 मैक 0.5 मैक मिलकर 1 मैक भी बन सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इनहेल एनेस्थेटिक्स, सीएनएस में डिप्रेशन करवा रहे होते हैं, अलबत्ता हायर डोजेस में सीधी सी बात है सेरिब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। सही। कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन करवा रहे होते हैं, वेज़ोडाइलेशन मुख्तलिफ जगहों पे करवा रहे हैं, हार्ट को मायोकार्डियल डिप्रेशन करवा रहे हैं, तो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। अलबत्ता जो निट्रस ऑक्साइड है वो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट कम रखता है। सही होगी बात। जो दूसरे हैं वो ज़्यादा रखते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को देखा जाए तो तकरीबन सारे ही वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं, निट्रस ऑक्साइड इतनी नहीं करवाता, बाकी वेज़ो कह रहा हूँ ब्रोंको डायलेशन करवा रहे होते हैं। और मज़े की बात यह है रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाते हैं लेकिन टाइडल वॉल्यूम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल देखा जाए तो मिनट वेंटिलेशन जो होती है वो कम होती है। जब कम हो जाएगी तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एक्यूमुलेट होगी और ये वो सारे मसले आना शुरू हो जाएंगे। टॉक्सिसिटी मजीद देखी जाए तो हिपैटोटॉक्सिसिटी भी इनकी होती है, खासतौर पे जो हेलोथेन के मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हिपैटोटॉक्सिक होते हैं, इसलिए लिवर को भी ख़राब करते हैं। दूसरी तरफ रीनल इंसफिशिएंसी भी होती है, GFR कम हो जाता है, यूरिन कम बनेगा। तीसरी तरफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के भी चांसेस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है आपके पास इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स का, वो है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। बेसिकली रेनाडोनिन रिसेप्टर्स और L टाइप कैल्शियम चैनल्स की वजह से स्केलेटल मसल्स के अंदर कैल्शियम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और हाइपरथर्मिया होता है। पेशेंट प्रेजेंट करता है विद इंक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, खास तौर पे जॉ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ चुकी होती है। इसका ट्रीटमेंट होता है डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन रेनाडोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कैन बी ट्रीटेड बाय डेंट्रोलिन। इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे इनहेल एनेस्थेटिक्स कंप्लीट होते हैं। आगे आते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में हमारे पास 4 एनेस्थेटिक्स का तो एक्शन गाबा के ऊपर काम करके ही होता है। एक आपके पास आ गया बेंजोडायजेपिन, दूसरा आ गया बारबीचुरेट्स, फिर बारबी को डेट पे लेके जाने वाले गंदे लोग इटोमीडेट, और फिर आपके पास बारबी को प्रपोज करने वाले प्रोपोफोल। तो ये सारे जो होते हैं ये गाबा के ऊपर एक्ट करके ही अपना मैकेनिज्म एक्शन होता है इनका। प्रोपोफोल के बारे में याद रखना है, इसका एंटी एमेटिक एक्शन भी होता है। प्रोपोफोल वेज़ोडाइलेशन कॉज करवाती है, और बस कोई इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के बगैर भी बॉडी से निकल जाती है। फॉस्फोप्रोपोफोल एक जरा लेटेस्ट ड्रग है जिसमें इंजेक्शन की साइड पे पेन थोड़ी कम होती है। बारबिचुरेट्स में रैपिडली एक्टिंग बारबिचुरेट जैसे कि थायोपेंटल और मेथोक्सीहेक्सेटल इस्तेमाल कर सकते हैं हम।
इनका एक्शन इतना रैपिड होता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है इनका एक्शन। जल्दी ख़त्म क्यों होता है? क्योंकि ड्रग जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्रेन से दूसरे टिश्यूज़ में। अल्टीमेटली बॉडी से निकलने के लिए तो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ही चाहिए होता है ड्रग को, और ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करता है और बाकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह भी कॉज करता है। वेरी सिमिलरली बेंजोडाइजेपिन भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह कॉज करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि बेंजोडाइजेपिन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक एंटागोनिस्ट होता है जिसका नाम है फ्लूमैज़ेनिल। ठीक है, तो इसका एंटागोनिस्ट है हमारे पास। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन जैसे कि मेटाजोलैम हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आता है केटामाइन। केटामाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ़र्क होता है। ये हमारे पास NMDA बेसिकली ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं, पहले भी डिस्कस किया मैंने आपको, जो कि कैल्शियम की एंट्री कॉज करवाते हैं। इनको इनहिबिट करवाता है केटामाइन। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करवाता है, जिसमें पेशेंट होता तो होश में है लेकिन वो सर्जरी के बारे में कोई बुरा भला नहीं कहता सर्जरी को। ठीक है, और उसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर स्टिमुलेंट भी है, तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके अलावा ये इमरजेंसी रिएक्शंस कॉज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट ये होता है कि बंदे को कलर, ड्रीम्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। तो चार बातें इंपॉर्टेंट थी इसके बारे में। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन NMDA के थ्रू होता है, और ये कार्डियोवैस्कुलर स्टिमुलेंट भी होते हैं, और ये हेलुसिनेशंस वगैरह कॉज करवाते हैं। ओपियोइड्स की बात की जाए तो मॉर्फिन, फेंटेनल वगैरह ये ओपियोइड्स हैं जो कि हम दूसरे एनेस्थेटिक से मिला मिलू के दे सकते हैं। खासतौर पर अगर हेलोपेरिडोल के साथ मिलाएंगे तो वो होगा न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया। अच्छा, ये भी आपके पास कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन वगैरह करवाते हैं, और डिप्रेशन को अगर अवॉइड करना हो तो इसका भी एंटागोनिस्ट है हमारे पास, जिसका नाम है नैलक्सोन। सही की बात। तो इनका और अब न्यू जनरेशन आना शुरू हो गई है, एल्फेटनिल, रेमिफेटनिल, न्यू जनरेशन जल्दी एक्शन, रैपिड एक्शन कर रही होती हैं। इटोमिडेट जो है ये भी हमारे पास गावा के ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है, और ये कार्डियोवैस्कुलर इनको ज़्यादा चेंज नहीं करता, ये स्टेबल ही रख रहा होता है आपके रेस्पिरेटरी कंडीशंस को और कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस को। ये इसके बारे में ज़रा इंपॉर्टेंट बात थी। डेक्समेटोमिडीन जो होता है ये आपके पास अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। ये भी ICU सेटिंग्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ओ मजे की बात, ICU सेटिंग्स के लिए प्रोपोफोल भी यूज़ करते हैं, और प्रोपोफोल मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया को अंदर भी रोल प्ले कर रहा होता है। और क्या मजे की बात, ओ एक और मजे की बात, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मैंने आपको बताया था ना, इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में, इनहेल्ड एनेस्थेटिक म्यूकोसिलरी डिप्रेशन भी करवाते हैं। तो ये थोड़ी जो आपको एक्स्ट्रा बातें बता दी हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।